हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ आपका फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने प्रकाश और उसमें कुछ नियम के बारे में पढ़ा था, चिन्ह परिपाटी के बारे में हमने पढ़ा था। आज कुछ जो अवतल और उत्तल दर्पण हैं उनसे जो प्रतिबिंब बनता है, कैसे बनता है, उसके क्या नियम हैं, उनके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। तो हमारा जो है प्रकाश, उस प्रकाश में क्या चलेगा आपका देखिए। प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या है? प्रतिबिंब बनाने के नियम, तो देखिए इसमें 4 नियम है। कितने नियम हैं? 4 नियम। 4 नियम की पालना करेंगे तो हम क्या बना सकते हैं? किसी वस्तु का प्रतिबिंब बना सकते हैं। हमने 2 प्रकार के दर्पण पढ़े, अवतल और उत्तल दर्पण। आपका उनके लिए हम यहाँ पर कैसे नियम हैं, कौन से नियम हैं, उनकी पालना कैसे की जाएगी, कैसे हम करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। मान लो ये एक अवतल दर्पण है। सिंपल सा हम लेते हैं। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ये इसका क्या हो गया? याद हो गया होगा आपको। पी क्या है? इसका ध्रुव है। और ये क्या है इसकी? ये बिंदु हमने मान लिया सी क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। ये इसका हो गया फोकस, मुख्य फोकस, जिसको कैपिटल एफ से लिखते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैपिटल आर और यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्मॉल एफ, ये हम लिखते हैं। सी और पी को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम बोलते हैं मुख्य एक्स। और मुख्य एक्स एक ही होती है, बाकी एक्स कितनी भी हो सकती हैं, अनंत हो सकते हैं, लेकिन मुख्य एक्स दर्पण में केवल एक ही होगी। अब पहला नियम क्या है? पहले नियम की हम बात करते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य एक्स के समांतर आती हुई दर्पण पर आपतित होती है तो ये आपकी किरण है और ये मुख्य एक्स है और मुख्य एक्स के क्या रही है? समांतर। यानी कि मुख्य एक्स भी ऐसे है और ये भी आपकी प्रकाश की किरण दर्पण के ऊपर आपतित हो रही है। तो ऐसे आपतित हो रही है तो यानी कि मुख्य एक्स के क्या हो गई? समांतर हो गई। तो जो भी प्रकाश की किरण मुख्य एक्स के समांतर आएगी और आकर के दर्पण के ऊपर आपतित होगी तो वो दर्पण से क्या होगी? परावर्तित होगी। क्या होगी? परावर्तित। क्यों होगी? क्योंकि दर्पण का काम ही है परावर्तन के नियम के अनुसार। तो ये जो प्रकाश की किरण परावर्तित होगी तो होकर के कहाँ से जाएगी? भाई ऐसा नहीं कि यहाँ चली गई, ऐसे चली गई, ऐसे गई। यही नियम है, इसी को पहला नियम हम पढ़ रहे हैं। तो जो प्रकाश की किरण मुख्य एक्स के समांतर आएगी, कहाँ आएगी? मुख्य एक्स के समांतर, तो दर्पण से परावर्तित होकर के फोकस बिंदु से गुजर जाएगी, मुख्य फोकस से गुजर जाएगी, यानी कि ऐसे गुजर जाएगी आपकी। ठीक है, तो याद रखना पहला नियम क्या है? इस नियम का हम उपयोग करेंगे और उपयोग करते हुए क्या करेंगे? प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। तो जो प्रकाश की किरण मुख्य एक्स के समांतर आती है वो दर्पण से परावर्तित होकर के क्या हो जाती है? आपकी मुख्य फोकस से गुजर जाती है। ऐसे इधर भी आ सकती है, ये वाली आपकी ऐसे यहाँ से भी आ सकती है। ये भी क्या हो गई? मुख्य एक्स के समांतर। तो ये भी कहाँ से गुजरेगी? ये भी इसके मुख्य फोकस से गुजर जाएगी। इस प्रकार से ये गुजर गई आपकी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। पहला नियम क्या है कि जो प्रकाश की किरण मुख्य एक्स के समांतर आती है वो दर्पण से परावर्तित होकर के मुख्य फोकस से क्या हो जाती है? गुजर जाती है। ये पहला नियम। दूसरा नियम देखो। दूसरे नियम की हम बात करें तो मान लो ये तो पहला नियम हो गया आपका। दूसरा नियम क्या? ये हमने अवतल दर्पण बना दिया। ये इसकी मुख्य एक्स, ये इसका ध्रुव हो गया, ये इसका सी मान लिया हमने। क्या हो गया? सी। तो सी और पी को मिलाने वाली ये इसका मुख्य फोकस हो गया। क्या हो गया? मुख्य फोकस आपका। अच्छा, एक चीज़ इसमें मैं क्लियर कर देता हूँ कि जब हमने पीछे लेक्चर पढ़ा उसमें हमने एक ऐसे कांच का गोला लिया और उस गोले को हमने काट दिया था। जो इसका केंद्र था, क्या था इसका केंद्र? था आपका, उसको यहाँ पर ये ओ था, इसको यहाँ पर क्या लिखते हैं? सी लिखते हैं। तो यहाँ पर ये जो सी है, ये यदि हम केंद्र से यहाँ से ऐसे मिला दें, इस प्रकार से मिलाते जाएं, तो ये जो आपकी लाइन है वो इस गोले के ऊपर क्या होंगी? लंबवत होंगी, यानी कि अभिलंब होंगी। तो यहाँ पर जो सी होता है, जो सी है ना, ये याद रखना, सी है दर्पण के लिए किसका कार्य करता है? याद लिख देता हूँ मैं। सी दर्पण के लिए, यानी कि सी का मतलब क्या? वक्रता केंद्र। दर्पण के लिए पूछा जा सकता है, दर्पण के लिए अभिलंब किसका? अभिलंब का
अभिलंब का कार्य करता है, अभिलंब का कार्य करता है। कौन करता है? जो इसका वक्रता केंद्र, सी क्या है? वक्रता केंद्र आपका। तो वक्रता केंद्र कोई भी दर्पण हो, चाहे वो अवतल हो या उत्तल हो, उसके लिए किसका कार्य करेगा? अभिलंब का कार्य करेगा। तो अब हमारा जो दूसरा नियम है वो देखिए आपका, पहला नियम तो हो गया आपका, दूसरा नियम क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण, मान लो प्रकाश की किरण इसके वक्रता केंद्र से आ रही है, कहाँ से? यहाँ से आ रही है आपकी, यानी कि सी से होती हुई जो प्रकाश की किरण आती है तो वो दर्पण से क्या होगी? परावर्तित होगी। क्या होगी? दर्पण से परावर्तित होगी। तो दर्पण से परावर्तित होकर के कहाँ जाएगी? जैसे इसमें तो पता लग गया हमने, ये नियम क्या है कि यहाँ पर आपतित होगी और दर्पण से परावर्तित होकर के मुख्य फोकस से गुजर जाएगी। तो ऐसे ये किरण मान लो ऐसे ना आकर के कैसे आ रही है? इसके वक्रता केंद्र से होकर के आ रही है। तो जो वक्रता केंद्र से होकर के आती है तो वो दर्पण से परावर्तित होकर के वापस उसी पथ पर लौट जाती है, यानी कि उसी दिशा में, यानी कि ऐसे आ रही है तो वो वापस ऐसे चली जाएगी। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण देखिए, जब हम समतल दर्पण पढ़ रहे थे, लास्ट का वीडियो देख सकते हो आप, उसमें समतल दर्पण में हमने पढ़ा, इसको हमने अभिलंब कहा, ये परावर्तक पृष्ठ था। ये कौन सा पृष्ठ था? परावर्तक पृष्ठ आपका, परावर्तक पृष्ठ आपका, ठीक है। ये अभिलंब था, ये क्या था? अभिलंब था आपका। तो हमने कहा कि जब कोई प्रकाश की किरण अभिलंब के इस प्रकार से आती है, यानी कि अभिलंब के समांतर आती है, तो इस अवस्था में आपतन कोण कितना लिखा था? 0। याद आ गया होगा आपको। तो यहाँ इस परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होने के बाद तो क्या होगी? परावर्तित होगी। तो परावर्तित होकर के किधर जाएगी वो? तो वो किधर जाएगी? वो वापस उसी पथ पर ऐसे मुड़ जाएगी आपकी, ऐसे चली जाएगी, जिससे r का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो n है वो इस पृष्ठ के लिए क्या था? अभिलंब। तो यही चीज़ मैंने बताई कि जो c है वक्रता के अंदर, वो दर्पण के लिए किसका कार्य करेगा? वो अभिलंब का कार्य करेगा। और अभिलंब के लिए जब अभिलंब के कोई समांतर किरण आती है तो वो वापस उसी पथ पर लौट जाती है। तो यहाँ से आ रही है तो ये आपतन कोण मान लो 0 है, तो r यानी कि परावर्तित होकर के ये भी कितना होगा? 0। यानी कि जैसे ये आई वैसे ही चली गई, तो ऐसे ही इसमें भी होगा। ये दूसरा नियम आपका। ये कौन सा नियम है? दूसरा नियम आपका। अब देखिए तीसरा नियम क्या है आपका। तीसरे नियम की हम बात करें तो क्या है आपका तीसरा नियम? मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमने एक अवतल दर्पण ले लिया आपका, ये इसका ध्रुव हो गया और ये इसका मान लिया वक्रता केंद्र है, ये इसका मुख्य फोकस हो गया, ठीक है। ये अवतल दर्पण हो गया। अब कोई प्रकाश की किरण, दो कंडीशन हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर वाली हो गई और एक वक्रता केंद्र से। तीसरी कंडीशन है कि जब कोई प्रकाश की किरण आपकी फोकस से, मुख्य फोकस से आती है, कहाँ से आ रही है? एफ से आ रही है आपकी, यानी कि एफ से आकर के दर्पण के ऊपर क्या हो रही है? आपतित हो रही है। तो जो प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आकर के दर्पण पर आपतित होती है तो वो दर्पण से परावर्तित होकर के कहाँ जाएगी? तो ये तीसरा नियम है। तो कहाँ जाएगी? देखिए, तो ये हमने एफ यहाँ लिख दिया मान लो। तो ये जो किरण है जो मुख्य फोकस से आ रही है और दर्पण पर आपतित हो रही है, तो दर्पण से परावर्तित होकर के ऐसे निकल जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये देखो, ये जो किरण परावर्तित हो गई, क्या वो मुख्य अक्ष के समांतर है? बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या होगा? इस नियम के अनुसार, तीसरे नियम के अनुसार क्या होगा कि जो कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से आकर के दर्पण पर आपतित होगी तो वो दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये तीसरा नियम आपका। चौथा नियम क्या है? चौथा नियम ये है आपका कि जैसे ये इसका ध्रुव हो गया, अवतल दर्पण ले लिया, ये इसका फोकस, मुख्य फोकस, और ये इसका वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है। अब प्रकाश की किरण मान लो ध्रुव के ऊपर आपतित हो रही, कहाँ पर आपतित हो रही है? ध्रुव के ऊपर, ये आपतित हो गई। तो यहाँ पर ये कोण कितना हो गया? आपतन कोण हो गया, आई आपका। तो ये P के ऊपर, यानी कि ध्रुव के ऊपर क्या हो रही है? आपतित हो रही है। तो ध्रुव के ऊपर आपतित हो रही है तो यहाँ से क्या होगी? दर्पण पर आपतित होने के पश्चात परावर्तित होगी। तो परावर्तित होकर के किधर जाएगी? बात ही है। तो ये
इस दिशा में आ जाएगी, यानी कि जिस कोण पर आपतित हो रही है दूसरी दिशा में उसी कोण से क्या हो जाएगी, परावर्तित, जिसको हम परावर्तन कोण भी कहते हैं। तो यहाँ से आई एंगल बराबर कितना होगा, एंगल आर के बराबर आपका। तो ये 4 नियम है। कौन कौन से? पहला नियम है कि मुख्य एक्स के समांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तित होकर के मुख्य फोकस से गुजरती है। दूसरा नियम क्या है कि जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से दर्पण के ऊपर आपतित होती है, दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात उसी पथ पर लौट जाती है। तीसरा नियम क्या है? जो प्रकाश की किरण आपकी फोकस, मुख्य फोकस से आती है, दर्पण से परावर्तित होकर के वह मुख्य एक्स के समांतर हो जाती है। चौथा क्या आपका? फोर्थ पॉइंट आपका, फोर्थ नियम, कि जो किरण ध्रुव के ऊपर जिस कोण पर आपतित होती है उसी कोण के ऊपर वो क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये 4 नियम है। इन्हीं चारों नियमों का हम उपयोग करते हुए प्रतिबिंब की रचना करेंगे आपका। तो देखते हैं यहाँ पर प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं, इन्हीं 4 नियमों का उपयोग करते हुए आपका। तो यदि ये चीज़ आपको याद रहेगी, आपकी ये नियम है, यदि ये नियम हम पालना कर लेंगे तो बिल्कुल इजी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अब प्रतिबिंब कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन यहाँ पर करने वाले हैं। तो पहला देखिए, हम बात करेंगे अवतल दर्पण। कौन से के लिए? अवतल दर्पण। ठीक है, जो उत्तल दर्पण है उसकी विशेष स्थिति है, उसका हम बाद में डिस्कशन करेंगे। तो याद रखना सबसे पहले तो कि जो अवतल दर्पण होता है उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, वास्तविक होता है। कैसा होता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कौन से में? अवतल दर्पण में। ठीक है, पहला पॉइंट तो। और वास्तविक कैसा होता है, सीधा या उल्टा? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है। तीसरा पॉइंट, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उल्टा होता है उसे क्या कर सकते हैं हम, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। 3 पॉइंट हो गए आपका। चौथा पॉइंट इसमें, अब हमें ये पता है कि जो वस्तु रखी जाती है वो दर्पण के सामने रखी जाती है। कहाँ रखी जाती है? दर्पण के सामने। जैसे मान लो ये आपका अवतल दर्पण हमने ले लिया। क्या ले लिया? अवतल दर्पण। ये इसका P होगा, ध्रुव है, ये इसका मुख्य फोकस होगा, ये इसका वक्रता केंद्र C हो गया। तो यहाँ इसके ऊपर पॉलिश कर रखी है। यदि इधर वस्तु रख दूंगा तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। तो वस्तु हमेशा कहाँ रखी जाती है? सामने रखी जाती है। जैसे मान लो ये वस्तु हमने रख दी A B आपकी, तो यहाँ इसके ध्रुव से ये जो दूरी होती है उसको हम बिंब दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंब दूरी, जिसको U से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो बिंब दूरी होगी, क्या होगी? बिंब दूरी। किसके लिए भाई? अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं तो अवतल दर्पण की बिंब दूरी। तो बिंब दूरी हमेशा क्या होगी? किसके लिए? बिंब दूरी हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक। क्या होती है? ऋणात्मक ली जाती है। दूरी नेगेटिव नहीं होती है, चिन्ह है वो उसका। दूरी तो पॉजिटिव ही होती है आपकी, दूरी ऋणात्मक नहीं होती, लेकिन जो चिन्ह है वो ऋणात्मक लिया जाता है। जो हम बिंब की जो दूरी है, जो दूरी का मीन्स है यहाँ पर जो हम चिन्ह लेंगे, यदि याद हो आपको लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था जिसमें चिन्ह परिपाटी पढ़ा था, तो दूरी का मीन्स नहीं है। आप कहोगे कि सर दूरी तो ऋणात्मक नहीं होती, बिल्कुल दूरी ऋणात्मक नहीं होती है। जो उसका चिन्ह परिपाटी के अनुसार है कि हम किरण की दिशा में जा रहे हैं, आपतित किरण की दिशा में तो धनात्मक चिन्ह और विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो ऋणात्मक चिन्ह। तो वो चिन्ह की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जो हमें साइन लेना है वो ऋणात्मक साइन लेना। आपका दूरी पॉजिटिव ही होगी आपकी। ठीक है, बिंब दूरी क्या होगी? ऋणात्मक होगी आपकी। ठीक है, अब जो V है उसका हम डिस्कशन करेंगे। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जो प्रतिबिंब की दूरी है जिसको V हम लिखते हैं आपका। ठीक है, तो हम यहाँ पर कुछ इमेज बनाते हैं, कुछ प्रतिबिंब बनाते हैं। किसके लिए? प्रतिबिंब के लिए। और उन प्रतिबिंब की क्या तो प्रकृति होगी, कैसा होगा? सीधा होगा, उल्टा होगा, आभासी होगा, आपका वस्तु के बराबर होगा, वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से छोटा होगा, उसका हम डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर पहले मैं लिख देता हूँ आवर्धन क्षमता। क्या बोल?
आवर्धन क्षमता आपकी। ये भी हमें पता होना चाहिए क्योंकि ये चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। तो आवर्धन क्षमता को m से रिप्रेजेंट करते हैं। m बराबर होता है v/u आपका। क्या होता है? v/u आपका, ठीक है। या फिर इसको लिख सकते हैं h image/h ऑब्जेक्ट, ये भी लिखा जा सकता है। अब m की कंडीशन क्या हो सकती है? m इक्वल टू 1 हो सकता है, m इज ग्रेटर देन 1 हो सकता है, m इज लेस देन 1 हो सकता है आपका। यानी कि जो आपका दर्पण है उसकी मैग्नीफाइंग पावर कैसी आपकी, वो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा, छोटा बनाएगा, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि वस्तु कहाँ पर रखी हुई हो, क्या आपका बनेगा। तो यहाँ पर m आवर्धन क्षमता है। तो देखिए पहली कंडीशन पहली कंडीशन है वस्तु जब वस्तु अनंत पर रखी हो। कहाँ रखी हो? अनंत पर रखी हो, यानी कि वस्तु जो है वो अनंत पर रखी है, बहुत ही दूर आपका, ठीक है। कौन से दर्पण के लिए? अवतल दर्पण के लिए आपका। तो क्या होगा, कैसे होगा? देखिए, ये हमने अवतल दर्पण ले लिया, ये इसका ध्रुव हो गया और ये हम लाइन खींच दें, ठीक है। तो ये इसका वक्रता केंद्र मान लिया, ये इसका फोकस बिंदु मान लिया, मुख्य फोकस, ठीक है। तो ये इस एक्स को, C और P को मिलाने वाली एक्स क्या कहलाती है? आपकी मुख्य एक्स। तो ये मुख्य एक्स हो गई। अब वस्तु कहाँ रखी हुई है? अनंत पे रखी हुई है। कहाँ पर? अनंत। ये अनंत का साइन होता है आपका मैथ के अंदर। तो अनंत के ऊपर रखी हुई है, तो अनंत से जब प्रकाश की किरण आएगी तो मान लो इस वस्तु से प्रकाश की किरण नहीं आई, ऐसे आपतित हो गई दर्पण के ऊपर, ठीक, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने नियम पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कि मुख्य एक्स के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात कहाँ से गुजरेगी? मुख्य फोकस से। कहाँ से गुजरेगी? मुख्य फोकस से। तो यानी कि ये जो प्रकाश की किरण है, ये F यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो ये इसके यहाँ से गुजरेगी, ये हो गया, ठीक, ये गुजर गई, कोई दिक्कत नहीं, बना दिया हमने, ये गुजर गई आपकी। अब ये भी जरूरी है कि प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरणें मिलनी जरूरी हैं। एक किरण से प्रतिबिंब बनाओगे तो हमेशा गलत होगा। कम से कम कितनी होनी चाहिए? 2 किरणें मिलनी चाहिए उस बिंदु के ऊपर। तो यहाँ पर ये तो एक ही किरण है और हमें चाहिए कितनी किरण? 2 किरण चाहिए। कितनी किरण चाहिए? 2 किरण आपकी, एक ही मिली हमें। प्रतिबिंब के निर्माण के लिए कम से कम कितनी किरणें मिलनी चाहिए? 2 किरणें। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती हैं, लेकिन कम से कम 2 मिलनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ये भी अनंत है, इधर भी आपका, दर्पण के ऊपर भी, दर्पण के नीचे भी, किधर भी हम ले सकते हैं आपका। तो ये आपतित किरण, तो ये भी मुख्य एक्स के क्या हो गई? समांतर हो गई। तो कहाँ से गुजरेगी? मुख्य फोकस से, यानी कि ये भी यहाँ से गुजर जाएगी इस प्रकार से। अब दोनों किरणें जहाँ मिलती हैं वहीं पर उस वस्तु का क्या बन जाता है? प्रतिबिंब बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो दोनों किरणें परावर्तित होने के पश्चात, क्या होने के पश्चात? परावर्तित, यहाँ कहीं नहीं मिल रही, ओनली इस बिंदु के ऊपर मिल रहे, जो क्या है इसका, जिसको हमने F लिखा है। क्या लिखा है? F आपका। F को क्या पढ़ते हैं? मुख्य फोकस। तो क्या कंडीशन आई आपकी? जब वस्तु अनंत पर रखी हो, कहाँ रखी हो? जब वस्तु अनंत पर रखी हो, वस्तु को दूसरा नाम बोलते हैं बिंब। बिंब कहाँ रखा हो? अनंत पे हो आपका, तो उस अवस्था में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा आपका? F पे। और F क्या है? मुख्य फोकस आपका। तो प्रतिबिंब लिख देता हूँ मैं यहाँ, प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। कहाँ पर बनता है? मुख्य फोकस पर बनता है, ठीक, ये हो गया। अब दूसरी बात आती है कि वस्तु का आकार कैसा है। अब वस्तु अनंत पे है, कहाँ पर है? अनंत पर। और यहाँ पर देखिए, ये बिंदु मात्र बना है। क्या बना है? बिंदु मात्र, यानी कि एक बिंदी सी आपको दिखाई देगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बना है? बिंदु मात्र। तो जो प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब ये ही पूछते हैं आपको, जो पूछा जाता है, प्रतिबिंब बिंदु मात्र होगा। कैसा होगा? बिंदु मात्र होगा। अब बात आ रही है कि बिंदु मात्र क्यों है? क्योंकि वस्तु कहाँ पर है? अनंत पे है, और अनंत पर यदि हमें दिखाई दे रही है तो यानी कि वस्तु तो बहुत बड़ी है।
यदि अनंत पर हमें दिखाई दे रही है तो वस्तु क्या है, बहुत बड़ी है। लेकिन यहाँ पर हमें देखने पर कैसी दिखाई दे रही है, बिल्कुल बिंदु बहुत ही छोटी। ठीक है, तो प्रतिबिंब जो होगा वो वस्तु से बहुत बहुत छोटा होगा। यानी कि प्रतिबिंब क्या होगा, अगला पॉइंट क्या है, प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बहुत छोटा होगा, बहुत बहुत छोटा होगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो इसकी आवर्धन क्षमता है, क्या आवर्धन क्षमता का मान कितना होगा, आवर्धन क्षमता क्या होगी। तो आवर्धन क्षमता, क्योंकि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से बहुत ही छोटा है, तो आवर्धन क्षमता लेस देन क्या होगी, 1 होगी। यानी कि m का मान 1 से बहुत ही कम होगा आपका। ये हो गया आपका पहला पॉइंट कि जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर। प्रतिबिंब बिंदु मात्र होगा, आवर्धन क्षमता 1 से बहुत ही कम होगी, प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बहुत छोटा होगा। अगला पॉइंट, जो वस्तु है, वस्तु की प्रकृति, तो याद रखना, बताया था आपका कि जो आपका अवतल दर्पण है उसमें जो वस्तु होती है वो जो उसका प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा। तो वस्तु की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक, यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा, सॉरी वस्तु लिख दिया यहाँ पर आएगा प्रतिबिंब की हम बात कर रहे हैं। तो प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वो कैसी होगी, वास्तविक होगी। कैसी होगी, वास्तविक होगी, और वास्तविक होगी तथा वास्तविक हमेशा कैसा होता है, उल्टा। कैसा, उल्टा बनेगा। यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो अब इनमें से पूछ लिया जाता है आपका कि बताओ कि वस्तु अनंत पे रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो आप बता सकते हो कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा, यानी कि फोकस बिंदु F पर बनेगा। प्रतिबिंब जो होगा वो कैसा होगा, बिंदु मात्र होगा आपका, उसकी आवर्धन क्षमता 1 से बहुत बहुत कम होगी आपकी। प्रतिबिंब वस्तु से क्या होगा, बहुत बहुत छोटा होगा। जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगी, और वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने अवतल दर्पण एक कंडीशन हमने ली है। आगे की जो कंडीशन हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, अलग अलग कंडीशन में, कि वस्तु यहाँ रख दी, यहाँ कैसे आपकी ऐसे चलाएं, हम कैसे चलाएं आपकी, तो अलग अलग स्थिति में हम वस्तु रखेंगे। और जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी प्रकृति कैसी होगी, आवर्धन क्षमता कैसी होगी, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उनके बारे में हम अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे आपका। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और तब तक सभी को ऑल द बेस्ट।